हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपके बीच एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेके। और अब तक हमने जो सेल बायोलॉजी के सीरीज़ चल रही थी उसके अंतर्गत 5-6 वीडियो के अंतर्गत जो सेल बायोलॉजी हैं उसके जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिल हैं, क्रोमोजोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, उन सभी का अध्ययन कर लिया है। और आपने जिस व्यक्ति ने भी पहली बार जुड़ा है और उसके पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस सारे वीडियो आप देख लें। तो आज की जो क्लास है इसके अंतर्गत हम जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, कोशिका कैसे विभाजित करती है और माइटोसिस पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर मेनली है कोशिका विभाजन के अंतर्गत माइटोसिस का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? माइटोसिस का अध्ययन करेंगे। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। किसका अध्ययन करेंगे? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। माइटोसिस के अंतर्गत या समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे मेनली आज क्या पढ़ेंगे। और दूसरी क्लास आएगी उसके अंतर्गत हम जो असूत्री विभाजन है उसको पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि कोशिका क्यों विभाजित होती है। कि जैसे ये है कोई कोशिका, ठीक है, कोशिका के अंदर विभाजन हुआ, 2 प्रकार की कोशिका बनी, इसके अंदर और विभाजन हुआ तो 2 प्रकार की और कोशिका बनी, ठीक है। तो ये क्रम क्या होता है? लगातार चलता रहता है। तभी तो एक कोशिका, जब एक जाइगोट के अंदर एक कोशिका थी और उससे आज की कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कितने अरबों करोड़ों कितने कोशिकाएं हैं, अनगिनत कोशिकाएं बन गई हैं। तो ये किसकी मदद से हुआ है? ये सेल डिवीजन या कोशिका के अंदर विभाजन होने के कारण ही हुआ है। उसके बाद में आज के जो माइटोसिस हैं पहले और मियोसिस हैं, उन दोनों को एक बार क्या लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कोई भी प्रकार की हैप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है और ट्रिप्लॉइड सेल है, अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित सेल है, ठीक है। 3 प्रकार की कोशिकाएं मैंने ली। इसके अंदर मैं क्या करा रहा हूँ? माइटोसिस करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? माइटोसिस। यहाँ पर थोड़ा आप कंसेप्ट है, थोड़ा देखना। तो इसके अंदर माइटोसिस होगा तो एनी प्रकार की बनेगी। जो है यहाँ पर पेरेंट की है वही क्या बनेगी? डॉटर की बनेगी। यहाँ पर 2n है। माइटोसिस के द्वारा समसूत्री सूत्र, मतलब समसूत्री, यहाँ पर भी आपको समझ आ रहा है कि समसूत्र यानी समान सूत्र होंगे। यहाँ पर दोनों के क्या होंगे? समान होंगे। तो 2n, यहाँ भी 3n। लेकिन आपको जो असूत्री विभाजन है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। n, 2n और 3n। तो इसके अंतर्गत मैं असूत्री विभाजन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? तो असूत्री विभाजन में 4 प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। तो 4 प्रकार की मैं बना देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4। तो इस अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा हो जाएगा। ये है आपका n, तो इसका आधा कितना होता है? n/2, 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 n/2। यहाँ कितना होगा? 2n का n। यहाँ 3n का कितना होगा? 3n/2, 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 3n/2। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कोई भी प्रकार का, जितने भी प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं यहाँ तो ठीक है, आपको समसूत्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असूत्री के अंदर देखना, यहाँ क्या है? आधा क्रोमोजोम नहीं हो सकता भाई। क्रोमोजोम या तो पूरा होगा, आधा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के n और 3n यानी ओड नंबर हैं उसके अंतर्गत आपके क्या नहीं हो सकता? असूत्री विभाजन नहीं हो सकता। यानी इवन नंबर के अंदर ही असूत्री विभाजन हो सकते हैं, ओड नंबर के अंदर असूत्री विभाजन अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझाने के लिए मैंने इतना आपको 2 एग्जाम्पल लेके समझाए। तो अब मैं आपको पूर्णतया जो भी माइटोसिस हैं उसको डिटेल से स्टडी करते हैं। माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, कोशिका क्यों विभाजित होती है? तो उसका मैंने पहले भी बता दिया है। पहले एक क्लास आई थी जो सेल बायोलॉजी के, उसके अंतर्गत पहली वीडियो थी जो सेल बायोलॉजी की, उसके अंदर सेल कोशिका के बारे में बताए गए हैं। उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि कोशिका क्यों विभाजित होती है। कोशिका जो 2 कारण होते हैं कोशिका विभाजित होने के। एक होता है कर्न-प्लाज्म थ्योरी। जो कर्न-प्लाज्म थ्योरी आई थी उन्होंने क्या कहा था? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स दिया था। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। उन्होंने क्या दिया था? V न्यूक्लियस अपॉन V सेल माइनस V न्यूक्लियस। उन्होंने कहा ये रेशियो बढ़ेगा तो कोशिका क्या होगी? विभाजित होगी। क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या होगा? कोशिका जितने क्या नहीं हो पाएगा? कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या था? सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम बढ़ेगा तो कोशिकाओं को विभाजन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये रेशियो बढ़ेगा। तो मैंने एग्जाम्पल भी लेके बताया कि ये कम बढ़ता है, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है। तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, जितने भी प्रकार के कोशिका के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं,
पोषण है कैसे अवशोषित करेगा, सतह से अवशोषित करेगा, लेकिन सतह कम पड़ेगी और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या नहीं, कम अवशोषित कर पाएगा, इसीलिए कोशिका विभाजित हो जाती है। और डिटेल से आपको देखना है तो पहली प्रकार के जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसके अंदर जाके जरूर देखें, ठीक है। तो ये दो कारण होते हैं किसी भी कोशिका के विभाजित होने के लिए। लेकिन अब मैं जो समसूत्री विभाजन है उसके लिए एक सेल साइकिल बनाऊंगा, उसी की मदद से जो आज का माइटोसिस है उसको पूरा कवर करूंगा। यहाँ पर ये आपको साइकिल दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं सेल साइकिल, कोशिका का चक्र। को इसके अंतर्गत ये है G1, ये है S, ये है G2 और इसको बोलते हैं एम फेज। क्या बोलते हैं? एम फेज, एम फेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? एम फेज। और इससे बोलते हैं आपके इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। ये सब आपको याद रखना है, ये है इंटरफेस। यहाँ पर इंग्लिश की नेम है, आपको इंग्लिश में याद रखना है, इंटरफेस, ठीक है। तो एम फेज है, एम फेज के अंदर एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। एक क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, एक क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। यहाँ क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है कोशिका के अंदर उसका विभाजन होगा। ये है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। इसे क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो ये होता है, ये कभी कभार ये इसका क्रम भी पूछ लेते हैं, G1, S, G2 और M। ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना। अब मैं क्या करूँगा, इनके सभी के एक एक करके सभी का क्या करूँगा डिटेल से। इसके अंतर्गत पहला है कौन सा? G1, दूसरा है S, G2 और M, इनका सबका बताऊँगा। तो G1 क्या हो गया? पोस्ट एम फेज। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में है ना एम फेज के, तो पोस्ट एम फेज, प्री एस फेज। ये मैं आपको लिखूंगा नहीं, आपको बताऊंगा, ये कॉमन सेंस की बात है। यानी पोस्ट एम फेज, प्री एस फेज। और इसे क्या बोलते हैं आपके, जो इसके अंदर क्या होगा, इसे बोलते हैं गैप वन फेज। कौन सी? गैप वन फेज बोलते हैं, गैप फेज वन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैप वन फेज है और जहाँ पर ये G2 है इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया। यहाँ पर थोड़ा आप देखना क्या है, G1 और G2, इस पर आप ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या होगा, जो भी RNA सिंथेसिस होगा, RNA बनता है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होगा। तो ये दो फंक्शन आपको किसके अंदर याद रखने हैं? इसके अंदर याद। दूसरा आता है S। इसे बोलते हैं सिंथेसिस फेज, या गैप 2 नहीं आएगा, सिंथेसिस फेज। गैप 2 के लिए यहाँ पर G2 उपलब्ध है। और इसके अंदर क्या होगा, जो DNA रेप्लिकेशन होगा, DNA रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, इन सेंट्रियोल का द्विगुणन होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन किसके अंतर्गत होंगे? आपके S फेज है उसके अंतर्गत ये फंक्शन आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर G2 दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? गैप फेज 2, ठीक है। क्या बोलेंगे? गैप फेज, क्योंकि वहाँ पर गैप फेज 1 था, यहाँ G1 था, यहाँ G2 है, तो इसे गैप फेज 2 बोलेंगे। यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ATP के नंबर बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? ATP नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। ये फंक्शन किसके हो गए? G2 जो आपके हैं G2 फेज के हैं, ये आपको फंक्शन याद रखना है। इसे क्या बोलते हैं? आपके गैप फेज 2, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ATP। और वो भी मैंने जो प्री और पोस्ट का आप ध्यान रख सकते हैं, प्री S पोस्ट M, ठीक है, पोस्ट M फेज, प्री S पोस्ट M फेज भी इसको कहते हैं। दूसरे क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं? पूरी को इंटरफेज बोलते हैं। तो इंटरफेज के अंतर्गत जो इसको पूरी को क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। तो इंटरफेज होता है
वो पूरे सेल साइकिल का 95% होता है। यानी 95% समय इसी के अंदर, मैं 24 घंटे की बात करूँ तो 23 घंटे इसके अंतर्गत, 24 घंटे की बात करूँ तो 23 घंटे किसके अंदर व्यतीत होगा, इंटरफेज के अंदर होगा। और ये क्या होती है, मोस्ट एक्टिव फेज होती है। क्या होती है, मोस्ट एक्टिव फेज, बहुत ही अत्यधिक जो सक्रिय है वो होती है मोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, क्या होती है, मोस्ट एक्टिव फेज। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से एक जी नोट जो क्या होता है, उपापचय रूप से तो सक्रिय होता है लेकिन विभाजन नहीं करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विभाजन भी कर सकता है। तो उसका उदाहरण है हार्ट सेल। तो ये आप जी नोट है वो भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एम फेज। एम फेज के अंतर्गत ये क्या होती है, लेस एक्टिव फेज होगी। इसके अंदर 1 घंटा टाइम वेस्ट, मतलब दिन का 1 घंटा टाइम इसके अंदर व्यतीत होगा। और ये क्या होती है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, यानी सबसे ज्यादा नाटकीय अवस्थाएं है। क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ड्रामेटिक फेज है। और इसके अंदर कौन कौन से होगा, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन चारों के अंतर्गत अपन अभी इसको स्टडी करेंगे कि प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, एनाफेज, टीलोफेज। तो इनकी मदद से क्या होगा, बाद में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, उसके बाद में 2 प्रकार की कोशिकाएं बन जाएगी। तो ये जो आपको पाई चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका पहले सीक्वेंस पूछ लेते हैं G1, S, G2 और M, और उसके बाद में प्रत्येक के क्या पूछ लेते हैं, आपके फंक्शन पूछ लेते हैं। तो अब मैं एक एक करके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के फंक्शन बताता हूँ। प्रोफेज, प्रोफेज के जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा। ये क्या हो गई, एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, क्या है, कोशिका है, और कोशिका है, और यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, क्रोमोजोम बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्रोमोजोम है, क्या बना रहा हूँ, क्रोमोजोम। ठीक है, जैसे क्रोमोजोम बनाए, ये क्रोमोजोम है। जैसे ये क्या है, क्रोमेटिन नेट है, ये क्या है, क्रोमेटिन नेट है। ठीक है, ये क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। क्या होगा, कंडेंस। कंडेंस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्रोमोजोम के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, क्रोमोजोम के रूप में नहीं, ये संघनित हो जाएगा। जो क्रोमेटिन नेट बिखरा हुआ था कोशिका के अंदर, पूरे जाल बिखरा था, वो क्या हो जाएगा, संघनित होकर क्रोमोजोम के रूप में बन जाएगा। एक तो इवेंट है ये होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेंट्रियोल मिलेगा। सेंट्रियोल मैंने बताया था एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और इससे क्या निकलेगी, एस्ट्रल रे निकलेगी। ये है एस्ट्रल रे। ठीक है, क्या है, एस्ट्रल रे। और एक स्पिंडल फाइबर है, इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, तर्कुतंतु, स्पिंडल फाइबर, तर्कुतंतु है। ठीक है, और ये एस्ट्रल रे है। ये क्या हो गए, क्रोमोजोम बन गए, कंडेंस हो गए, क्रोमोजोम बन गए। ठीक है, तो पहला आपको इवेंट याद रखना है कि इसके अंदर क्रोमोजोम, जो क्रोमेटिन नेट है, किसके अंदर कंडेंस हो गए, क्रोमेटिन नेट कंडेंस हो गए, यानी संघनित होकर किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, क्रोमोजोम गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाएगा, क्रोमोजोम। ये आपको जो इवेंट है ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही एग्जाम में क्या होते हैं, पूछ लेते हैं कि इसके अंदर जो प्रोफेज है उसके अंदर कौन सा इवेंट हुआ। दूसरा क्या होता है कि जो भी तर्कुतंतु हैं ये क्या हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तर्कुतंतु विपरीत ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जो चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि विपरीत ध्रुवों की ओर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और थर्ड क्या है कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई दे रहा है, वो भी बन जाता है। और थर्ड है जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके अंतर्गत 4 चीजें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। 4 चीजें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है। 4 चीजें गायब हो जाती है। कौन कौन सी होती हैं गायब 4 चीजें, तो 4 चीजें कौन कौन सी गायब होती है, तो पहली होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है आपकी न्यूक्लियोलस केंद्रिका, थर्ड होती है आपकी ER, और फोर्थ होता है आपका गोल्गी बॉडी। ये 4 चीजें होती हैं प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या हो जाती है,
गायब हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि 4 चीज़ें प्रोफेज अवस्था के अंदर गायब हो जाती है। तो अब आपको एकदम क्विक रिवीजन करना है कि प्रोफेज अवस्था के अंदर जो क्रोमेटिन नोट होता है किसके अंदर संघनित हो जाता है, क्रोमोसोम के अंदर संघनित हो जाता है और तर्कुतंतु विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं और तर्कुतंतु का निर्माण होता है और 4 चीजें गायब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और जीबी। ये प्रोफेज खत्म हो गए। उसके बाद में सेकंड, ये ऐसे आपको रिवीजन करना होता है। और सेकंड जो आता है वो आता है मेटाफेज। क्या आता है? मेटाफेज। मेटाफेज की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर एक कोशिका का चित्र बनाया, उसके बाद यहाँ पर आपको क्रोमोजोम थे वो क्या हो रहे थे, संघनित हो गए थे। जैसे मैं यहाँ पर क्रोमोजोम बनाया, एक क्रोमोजोम, ये दूसरा क्रोमोजोम, ये एक और क्रोमोजोम, ये दूसरा, ठीक, ये क्या हो गए, संघनित हो गए। उसके बाद में ये क्या है, सेंट्रियोल, एस्ट्रल रे स्पिंडल फाइबर की मदद से जुड़े होंगे। तो एक स्पिंडल फाइबर यहाँ, एक स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल, एक डायरेक्ट भी जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, आपके डीएनए होता है, ये तो आपको सबको ही पता है। क्रोमोसोम के अंतर्गत क्या होता है, डीएनए होता है। तो यहाँ पर एक बीच में प्लेट बन गई है, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेरिक प्लेट भी बोलते हैं, मेटाफेरिक प्लेट, ठीक है। ये प्लेट, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेरिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोजोम की क्या की जाती है, जो शारीरिक यानी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्रोमोजोम की किसका अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। कि मॉर्फोलॉजी आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन मेटाफेज के अंदर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये इतने पॉइंट थे मेटाफेज के अंदर, इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर आ जाते हैं। और मॉर्फोलॉजी का अध्ययन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, मेटाफेज अवस्था के अंदर किया जाता है। थर्ड आता है, वो आता है आपका एनाफेज। एनाफेज जैसे मैं यहाँ पर कोशिका बनाऊँ, कोशिका के अंदर आपने अभी क्रोमोजोम देखे थे, ठीक है। तो क्रोमोजोम अलग हो गए, एक क्रोमोजोम ये हो गए, सॉरी ये एक क्रोमोजोम हो गया, एक ये क्रोमोजोम हो गया और एक ये क्रोमोजोम हो गया, एक ये क्रोमोजोम, 4 क्रोमोजोम हो गए। उसके बाद ये किससे जुड़े रहेंगे, यहाँ पर सेंट्रियोल है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर मिलेंगे आपको, और ये भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे यहाँ पर 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये क्या होता है, इंटरजोनल, दोनों के बीच है तो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। और ये होता है क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। उनके फंक्शन याद रखना है कि एक धक्का देता है और एक खींचता है। एक कौन सा खींचता है और कौन सा धक्का, यहाँ वाला क्या होगा, धक्का देगा, तभी तो दूर जाएंगे। ये क्या करेगा, धक्का देगा, वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। यानी जो बीच वाला है इंटरजोनल, ये कौन सा होता है, पुशिंग होता है, पुश करता है। और ये कौन सा होता है, पुलिंग, यानी खींचता है। ये आपको याद रखना है कि पुशिंग कौन सा होता है और पुलिंग कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको क्रोमोजोम की शेप भी दिखाई, वी शेप पर दिखाई, जे शेप पर दिखाई दिया, यानी क्रोमोजोम की आकारिकी का अध्ययन, जो आपके एनाटॉमी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, एनाटॉमी का अध्ययन किया जाता है एनाफेज के अंदर। क्रोमोजोम की एनाटॉमी का अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है, एनाटॉमी का अध्ययन। जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंतर्गत ये आई शेप का है, ये वी शेप का है, ठीक है। क्या होगा, वी शेप का होगा, यानी एनाटॉमी का अध्ययन किया जाएगा। और जो एनाफेज होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट अवस्था होती है, यानी समय की बात करो तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी, क्या होगी। और इसके अंदर क्या होगा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर सेंट्रियोल डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा, सेंट्रियोल डिवाइड होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम तभी तो डबल हुए थे ना, नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप रखना है कि स्मॉलेस्ट अवस्था है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, डबल। और लास्ट फेज आती है, वो आती है टीलोफेज। जैसे मैं आपको यहाँ पर चित्र बना के बताऊँ, टीलोफेज हैं, जैसे यह पर है टीलोफेज, सॉरी
ये आपको कोशिका है, कुछ इस तरीके से आएगी, मतलब ये डिवाइड होती हुई आपको फोटो दिखाएगा, कोशिका का डिवाइड होते हुए चित्र मिलेगा आपको, ठीक है। ये है कोशिका, तो इसके अंतर्गत ये क्या हो रही है, डिवाइड भी हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ इसका क्रोमेटिन नेट बन गया, ये इसका खुद का क्रोमेटिन नेट बन गया, और यहाँ से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और इसके अंदर रिवर्स एनफ, इसको रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज। नहीं, प्रोफेज की तो ये उल्टी है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोफेज। यानी जो भी प्रोसेस में प्रोफेज के अंदर जितने भी प्रकार के इवेंट हुए तो उसके सब उल्टे इसके अंतर्गत होंगे। यानी जिस उसके अंदर 4 चीज़ें गायब हुई तो इसके अंदर 4 चीज़ें क्या हो जाएगी, बन जाएगी। उसके अंदर जो क्रोमेटिन नेट था वो कंडेंस होकर क्रोमोजोम बना था, इसके अंदर क्या बन जाएगा, क्रोमोजोम हो डीकंडेंस होकर विसंगत होकर किसका निर्माण करेगा, आपके क्रोमेटिन नेट का निर्माण करेगा। यानी 4 चीज़ें पुनः आ जाती हैं, रीअपीयर हो जाती। कौन कौन सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER और GB, ये 4 चीज़ें क्या हो गई, रीअपीयर होगी। क्या होगी, रीअपीयर हो जाएगी। 4 चीज़ें क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी। उसके बाद में ये विभाजित होगी, यहाँ से क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस होने के बाद में कोशिका के अंदर विभाजन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। कोशिका का जो कोशिका के अंदर उपस्थित है साइटोप्लाज्म, उसका विभाजन होगा, नहीं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। ये किसके अंदर होता है तो मैं बताऊं, लेट एनाफेज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, लेट एनाफेज जो अवस्था है उसके अंतर्गत जो साइटोकाइनेसिस होता है। अब मैं देखता हूं कि आज के क्लास के अंदर समसूत्री विभाजन तो बड़ा है, लेकिन इसका महत्व क्या है हमारे शरीर के अंदर या हमारे जीवन में, इसका क्या महत्व है, क्यों जो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है, अब इसका महत्व पढ़ते हैं। तो महत्व की बात करूं तो पहला महत्व ये आता है कि जितने भी प्रकार के बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें वृद्धि किसके द्वारा ही होती है, आपके माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। पहला है बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि किसके द्वारा होती है, जितनी प्रकार के जीवों में वृद्धि यानी ग्रोथ किसके द्वारा होगी, माइटोसिस के द्वारा होगी। और जैसे आपके क्या हो जाता है, कभी कभार जैसे लग गई, नीचे गिर गए तो जर्क आ गए, शरीर के अंदर लग गए, तो वापस यहाँ पर नई कोशिकाएं कौन बनाएगा, माइटोसिस के द्वारा ही नई कोशिकाएं बनेगी। यानी क्षतिग्रस्त भाग को रिप्लेस करके नई कोशिका कौन बनेगा, नई कोशिका कौन बनेगा, आपके माइटोसिस के हेल्प से बनेगी। किसके हेल्प से बनेगी, माइटोसिस की हेल्प से ही बनेगी। और कभी कभार क्या होती है, कोशिका भी क्या हो जाती है कि पुरानी हो जाती है, तो पुरानी कोशिका को रिप्लेस करके नई कोशिका का लाना भी कौन कराती है, आपके माइटोसिस के द्वारा होता है। पुरानी सेल से नई सेल, ठीक है, ये भी रिप्लेस कौन करता है, माइटोसिस के द्वारा ही होते हैं। ये तो 3 जो आपको महत्व है, ये 3 महत्व होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि होती है, क्षतिग्रस्त भाग से नई कोशिका निर्माण करता है, पुरानी सेल से नई सेल का निर्माण होता है। धन्यवाद।